नमस्कार, इस वीडियो चैट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019-2015 के बाद क्रिकेट के लिहाज से बहुत बड़ा साल है भारतीय टीम के लिए और इसकी वजह ये कि इस साल विश्व कप खेला जाना है। 30 जून से 2019 विश्व कप 2019 का आगाज होना है। उससे पहले भारत को 2 प्रैक्टिस मुकाबले खेलने हैं, जिसमें एक मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है और एक मुकाबला बांग्लादेश के साथ है। अब बड़ी बात यह कि हर कोई वर्ल्ड कप की बात लगातार बीते एक साल से कर ही रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप धीरे धीरे अब नजदीक आ रहा है और अब स्थिति यह है कि आपको सिर्फ 5 मुकाबले और खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, 5 वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले। आईपीएल होगा, T20 मुकाबले हैं न्यूजीलैंड से पहले, उन पर बात नहीं करेंगे। बात आज करेंगे सीधे टॉप 15 खिलाड़ियों की। कौन से वो 15 खिलाड़ी होंगे जो विश्व कप के स्क्वाड में जगह बनाएंगे, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बीसीसीआई 18-18, 19-19 लोगों को भेज देती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, चाहे वो इंग्लैंड का दौरा हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का दौरा हो। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो आईसीसी के एक सेट नियम है और उस नियम के अनुसार आप सिर्फ 15 खिलाड़ियों को भेज सकते हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि वो 15 खिलाड़ी कौन से हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि उन 15 खिलाड़ियों में 10 या 11 खिलाड़ी अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। आंख बंद करके कोई भी जो क्रिकेट को देखता हो वो साफ तौर पर बता सकता है कि ये 10-11 खिलाड़ी होंगे। आपकी प्लेइंग 11 में ये 1-2 बदलाव हो सकते हैं, वरना आपका जो टॉप ऑर्डर है, आपका मिडिल ऑर्डर है, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर है, आपकी बॉलिंग है, आपके स्पिनर्स हैं, आपका ऑलराउंडर है, हर कोई तय है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि शुरुआत से लेकर आखिरी 15 तक, यानी पहला खिलाड़ी कौन होगा इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का और टॉप 15 में आखिरी जगह कौन बनाएगा। क्योंकि याद रखिए 13, 14 और 15 लड़ाई इस पोजीशन के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो लड़ाई जो है वो 13, 14 और 15 की है। इन 13, 14, 15 तक भी आएंगे, लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं और शुरू का मतलब है शिखर धवन और रोहित शर्मा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ओपनर्स जो होंगे आपके वर्ल्ड कप में वो शिखर धवन और रोहित शर्मा ही होंगे और इनके अलावा आप किसी और का कोई इंट्रोडक्शन उसमें नहीं चाहेंगे कि कोई और इन दोनों के अलावा ओपनिंग करता हुआ आपको दिखे। अच्छा, एक बैकअप ओपनर का लगातार सवाल उठता आया है, लेकिन बैकअप ओपनर के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद बात करेंगे। लेकिन आपका जो टॉप ऑर्डर है, यानी जिसमें सलामी बल्लेबाजों का अगर हम जिक्र करें तो शिखर धवन का नाम उसमें तय है और रोहित शर्मा का नाम उस पर तय है। अच्छा, 2013 याद कीजिए, 2013 इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी, इन दोनों को पहली बार सलामी बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी तब महेंद्र सिंह धोनी ने दी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में रोहित शर्मा पहली बार एक ओपनर के तौर पर आए और उसके बाद उनके करियर ने बिल्कुल एक ड्रास्टिक टर्न अराउंड हुआ, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार सिर्फ नहीं किया, बल्कि एक आक्रामक बल्लेबाज में भी उन्हें पूरी तरह से उनकी इमेज को एक ढाल दिया। उसके बाद से ये दोनों बल्लेबाजों ने, शिखर धवन और रोहित शर्मा, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये कागज है मेरे हाथ में, जिसमें हमने बहुत माथापच्ची की है, जिसमें हमने बहुत हिसाब किताब लगाया है कि कौन सा खिलाड़ी, किस खिलाड़ी, क्या वो राइट हैंड का बैट्समैन है या बॉलर है, या वो लेफ्ट हैंड करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, स्पिनर आपको कितने चाहिए, ऑलराउंडर्स आपको कितने चाहिए। हमारी पूरी टीम ने बैठकर इस पे चिंतन मंथन किया है और उसके बाद हम इस अंतिम 15 तक पहुंचे हैं। तो आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ कहीं से पढ़कर या किसी का सुनकर आकर यहाँ पर आपको अपनी अंतिम 15 सुना रहे हैं। तो रोहित शर्मा और शिखर धवन जो है हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होंगे। उसके बाद विदाउट एनी डाउट नंबर 3 पर आपके विराट कोहली होंगे, जो कि टीम के कप्तान भी होंगे। उनके बारे में बताने की कोई मैं वजह नहीं समझता हूं, क्योंकि उस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो टॉप 3 पे आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका टॉप हैवी है और 2013 से हम ये देखते आ रहे हैं और खासतौर पर 2017 के बाद से मोर देन 2/3 ऑफ स्कोरिंग्स जो हुई हैं वो आपके टॉप ऑर्डर ने ही करी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लगातार उन्होंने रन बनाए, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों के बीच 34 शतक हैं, 17 शतक दोनों ने लगाए हैं और ये अपने आप में बताता है कि आपका टॉप कितना हैवी है। शिखर धवन के शतक मैंने इन 34 शतकों में नहीं गिने हैं। तो विराट कोहली का जिक्र हो गया, जिनकी 39 सेंचुरीज हो चुकी हैं। उसके बाद अंबाती रायडू को लेकर, नंबर 4 को लेकर आप पे लगातार प्रेशर था कि नंबर 4 पर कौन खेलेगा, क्योंकि नंबर 4 पे आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो अगर चीजें सही जाती हैं, बल्लेबाजी के तौर पर अगर चीजें सही जाती हैं तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो तेज रन बना सके। लेकिन अगर 10 पे 3 हो जाता है, 2 पे 2 हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और ऐसे में आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो टेक्निकली भी बहुत ज्यादा साउंड हो, जिसकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, और दूसरी तरफ अगर आपको अच्छी शुरुआत मिली है तो वो आके एक स्लॉग खेल सके, कैमियो खेल सके, ऐसा एक बल्लेबाज चाहिए। अंबाती रायडू पे टीम काउंट कर रही है इस वक्त पे, ऐसा कहा जा सकता है। 90 रन की उनकी पारी आखिरी वनडे मुकाबले में, जब टीम इंडिया ने 18 रन पे 4 विकेट खो दिए थे, वहां से 245 तक ले जाने में अंबाती रायडू का बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे में आप
उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और उनके पास वो गेम है जो इंडिया तलाश रही है। अक्टूबर में 2018 अक्टूबर में विराट कोहली ने ये कहा था कि वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन अंबाती रायडू। तो उस समय पे उनकी ये बात, और बीच में फिर उन्होंने थोड़ा सा अंबाती रायडू के गेम को देखकर अपने सेंटेंसेस को बदला। उन्होंने कहा हमारा टॉप 4 जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिली तो फिर हो सकता है कि हम महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर कर दें, अच्छी शुरुआत मिल गई तो हो सकता है कि हम हार्दिक पांड्या को ऊपर कर दें। यानी अंबाती रायडू उस समय न्यूट्रल पोजीशन पे थे, लेकिन अब उनकी जो जगह है वो पूरी तरह से तय मानी जा रही है। तो आप भी ये तय मानिए कि अंबाती रायडू जो है टॉप 15 के स्क्वाड में होंगे। अच्छा, उसके बाद एक खिलाड़ी जो लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस के बाद और ना परफॉर्म करते हुए भी बाहर हुआ अंदर आया, बाहर हुआ अंदर आया, वो थे दिनेश कार्तिक। लेकिन लग ऐसा रहा है कि दिनेश कार्तिक भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। पहली वजह उनकी बल्लेबाजी है, क्योंकि बीते 1-2 साल में उन्होंने अपने बल्लेबाजी स्तर को ऊपर उठाया है, बहुत ज्यादा मैच्योर क्रिकेट खेली है। केकेआर की उन्होंने कप्तानी की है, भारत को निधास ट्रॉफी के फाइनल में जिताया था। और सबसे बड़ी बात जो दिनेश कार्तिक को लेकर है वो ये कि वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। हालांकि हमारे पास एक विकेट कीपर और है, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है। इंग्लैंड में उन्होंने विकेट कीपिंग की है ओडीआई फॉर्मेट में, और इस वजह से मुझे लगता है कि, और महेंद्र सिंह धोनी को अभी प्रॉब्लम भी हुआ था, उनकी जो थाई में, लोअर थाई में, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। तो उसको देखते हुए दिनेश कार्तिक का जाना बहुत ज्यादा लाजमी लग रहा है। अच्छा, तो दिनेश कार्तिक भी श्योर है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, जिनको लेकर के किसी को कोई डाउट नहीं है। हालांकि दुनिया ये जरूर कह रही है कि ये उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है भारत के लिए, यानी 2019 विश्व कप के बाद शायद वो संन्यास की घोषणा कर दें। लेकिन बल्ले से बिल्कुल वो पूरी तरह से हिट है, सुपर हिट है, और विकेट कीपिंग उनकी नो डाउट, फिटनेस भी उनकी नो डाउट। 3 चीज़ें चाहिए होती है एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, खेलते रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए। एक होती है फॉर्म, एक होती है फिटनेस, और तीसरी चीज़ होती है कि वो किस तरह से टीम को लेकर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी कंट्रीब्यूट टीम को लेकर कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लाजवाब है और उनकी फॉर्म भी 2019 के आते आते आ ही गई है। तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिक्र है ऋषभ पंत का। तो ये 3 कीपर जो है मैंने एक ही साथ रखे, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत। दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है लोगों के मन में, क्योंकि लड़ाई भी इसी पोजीशन को लेकर होने वाली है। या ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर होगी, या ऋषभ पंत और केएल राहुल को लेकर होगी। लेकिन केएल राहुल हमारी अंतिम 15 में नहीं है। फिलहाल बात ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जरूरत आपको एक लेफ्ट हैंडेड के तौर पर तो है ही, क्योंकि अभी तक जिन भी बल्लेबाजों का मैंने नाम लिया उसमें सिर्फ शिखर धवन है आपके पास जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत के आने से न सिर्फ आपको एक वेरिएशन मिलता है बल्लेबाजी में, बल्कि एक ऐसा बल्लेबाज भी मिलता है जो कहकर बिल्कुल छक्के लगा सकता है, जो कहकर बाउंड्री पार कर सकता है, जो कहकर ये कर सकता है कि जब आपको 20 गेंदों में 50 रन चाहिए हो, या जब आपको एक स्लॉग शॉट्स या कैमियो खेलने की जरूरत हो, तो वो बल्लेबाजी अब तक इस पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ ऋषभ पंत कर सकते हैं, जिनका नेचुरल गेम अटैकिंग गेम है। तो ऋषभ पंत एक कीपर के तौर पर भी और साथ ही साथ एक बल्लेबाज के तौर पर भी मुझे लगता है कि स्क्वाड में जगह बना लेंगे। हालांकि उनको लेकर और केएल राहुल को लेकर आप देखिएगा कि बहस जरूर होगी और बहुत तगड़ी बहस होने वाली है, क्योंकि सेलेक्टर्स में अभी से कंफ्यूजन दिखने लगा है। टीम मैनेजमेंट कुछ कह रहा है, और जब मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं रवि शास्त्री का नाम भी ले रहा हूं, मैं विराट कोहली का नाम भी ले रहा हूं, मैं पूरे के पूरे कोचेस का भी नाम ले रहा हूं, चाहे वो आर श्रीधर हो फील्डिंग कोच हो, चाहे वो भरत अरुण बॉलिंग कोच हो, चाहे वो हेड कोच रवि शास्त्री हो, या फिर आपके कप्तान हो विराट कोहली। टीम मैनेजमेंट में हर वो शख्स आ रहा है। ऋषभ पंत के बाद जिक्र आता है द मोस्ट यूटिलिटी प्लेयर दिस टीम हैज, उनका नाम है केदार जाधव। केदार जाधव की बॉलिंग बहुत ज्यादा एग्जाम्पलरी रही है, और उनकी बैटिंग भी, जिस तरह से उन्होंने गेम्स फिनिश किए ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगी वो इनिंग्स जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेली थी, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। एशिया कप देखिए, पाकिस्तान के बल्लेबाज, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि हमें ना तो कुलदीप से डर लग रहा है, ना चहल से डर लग रहा है, हमें उनको नाम भी नहीं याद था। वो ये कह रहे थे कि वो जो कंधे से फेंकता है ना बॉल, उससे हमें डर लगता है। तो केदार जाधव से एशिया कप के वक्त से दूसरी टीमें, विरोधी टीमें और एशियन टीमें डर रही हैं, सब कॉन्टिनेंट टीमें, जो कि बहुत अच्छा खेलती हैं स्पिनर्स को। क्योंकि पहली बात ये कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, दूसरी बात केदार जाधव की ये कि उनको वो बाउंस नहीं मिलता, तो डबल बाउंसर्स की वजह से वो जरूर कंफ्यूज करेंगे प्लेयर्स को, और इसीलिए द मोस्ट यूटिलिटी प्लेयर मैं उन्हें कह रहा हूं, केदार जाधव इस टीम में जगह पाएंगे। इसके बाद आते हैं आपकी द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टीम, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको वो बैलेंस देते हैं जो इस टीम में उनके ना होने से लैक करता है। और ये हमने देखा, वनडे क्रिकेट में भी देखा, T20 क्रिकेट में भी देखा है, ये हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है। एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान उनको चोट लग गई थी, उसके बाद वो बाहर हो गए, फिटनेस उन्होंने
काम किया, उसके बाद अपनी सर्जरी कराई और उसके बाद जब वो वापस आए तो एक बिल्कुल बदले हुए हार्दिक पांड्या थे। कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद जो उन्होंने बैक किया उसमें भी उन्होंने जानदार वापसी की है। तो हार्दिक पांड्या आपकी इस अंतिम 15 में जरूर होंगे और यहां तक आपका रहता है सारे के सारे बल्लेबाज। अब अगर हम जिक्र करें तो चर्चा होगी गेंदबाजों की, और गेंदबाजों में अगर पेसर्स का नाम सबसे पहले लिया जाए तो जसप्रीत बुमराह वॉक इन कर जाएंगे अंतिम 11 में भी बिना किसी डाउट के। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, ये आपके पहले 3 पेसर्स होंगे। पहला मैच आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है वर्ल्ड कप में। आप लिख के रखिए कि ये तीनों अगर इंजरी नहीं होती है तो ये तीनों आपके पेसर्स होने वाले हैं। जैसे आपके ओपनर्स होंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा, वैसे आपके पेसर्स होंगे जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। अच्छा, इसके साथ चौथे पेसर का इंतजार हर किसी को था। बहुत सारे नाम थे, शार्दुल ठाकुर का नाम था जिनको मौका दिया गया, और उसके बाद सिद्धार्थ कौल का नाम था, उनको भी बहुत मौका दिया गया। इसके अलावा कई सारे गेंदबाज आए जिनको लेकर के दीपक चाहर बीच में आए, उनका भी नाम था। और इन्हीं सब में गेंदबाज आया खलील अहमद, जो कि लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। और विराट कोहली लगातार इस बात को कह रहे थे कि मुझे एक लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है। लेफ्ट आर्म पेसर के 2 फायदे होते हैं, एक तो ये कि वो जब गेंदबाजी करते हैं तो एक एंगल क्रिएट करते हैं गेंदबाजी करते वक्त, और दूसरा फायदा ये कि 80% अगर आप क्रिकेट देखें तो राइट हैंड बैट्समैन होते हैं, राइट हैंड बॉलर्स होते हैं। तो जो 20% ये लोग लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, ये लोग थोड़ी सी यूनिकनेस लाते हैं गेंद में, और इसी वजह से खलील अहमद, विराट कोहली ने हमेशा कहा है द लेफ्ट इज द नेक्स्ट राइट फॉर टीम इंडिया। तो इसका मतलब यही है कि अगला जो लेफ्ट हैंड का गेंदबाज होगा वो इस टीम के लिए राइट चॉइस है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खलील अहमद बाकी गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए, हालांकि उमेश यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं रणजी में, आप अगर आप देखें तो विदर्भ की टीम जिस तरह से फाइनल खेल रही है सौराष्ट्र के खिलाफ, उसमें अगर आप देखेंगे तो उमेश यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया जाता है, अभी ऑस्ट्रेलिया भारत आएगी, 5 मैचेस हैं भारत के पास, और उसके बाद उनका आईपीएल भी अच्छा जाता है, तो मुझे लगता है कि यहां पर भी एक शाउट आउट होगा उमेश यादव और खलील अहमद, इन दोनों में। क्योंकि उमेश यादव एक्सपीरियंस कैंपेनर है, उनकी गेंद में रॉ पेस है, बहुत झटका देकर गेंदबाजी करते हैं, पटकते हैं गेंद को। तो मुझे लगता है कि इसमें भी फाइट हो सकती है, लेकिन उसके लिए उमेश यादव को अपना लेवल ऑफ गेम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और इस वजह से मुझे लगता है कि यहां पर भी एक फाइट हो सकती है। तो अब तक मैंने आपको 2 जगह बताई है जहां पर फाइट हो सकती है, एक ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल, एक उमेश यादव वर्सेस खलील अहमद। तो ये हमारे वैसे 4 पेसर्स हैं, मैंने खलील अहमद को रखा है अपनी टीम में। अब अगर हम बात करें तो आपके रह गए 2 खिलाड़ी, और ये 2 विदाउट एनी डाउट हर कोई जानता है आपके कुलचा जाएंगे। कुलचा कह लीजिए चाहे चाकू कह लीजिए, जो लोग इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। 2 लेगीज। हालांकि लोग फिर ये कहेंगे कि रविंद्र जडेजा को क्यों नहीं मौका दिया, तो रविंद्र जडेजा बिल्कुल यूटिलिटी क्रिकेटर वो भी हैं, फील्डिंग बहुत शानदार है, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत साधारण सा है, और उनकी गेंदबाजी उतनी ही असाधारण है। लेकिन फिर भी लगता है कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का जिस तरह का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में रहा 2018 के बाद, दोनों ने कुल मिलाकर 33 विकेट लिए थे, 17 विकेट लिए थे कुलदीप यादव ने, 16 विकेट लिए थे युजवेंद्र चहल ने। दोनों अब तक 101 विकेट ले चुके हैं और 30 से कम मैचेस दोनों ने एक साथ खेले हैं। तो ये बताता है कि इन दोनों का इंपैक्ट कितना रहा है इंडियन क्रिकेट में बीते 1 साल में। और कुलदीप यादव पे तो कोई डाउट है ही नहीं, उनको तो प्रेडिक्टेबिलिटी ही उनको दूसरे खिलाड़ियों के लिए, दूसरी टीम के लिए, उनके लिए बिल्कुल एक एलियन एंटिटी बन चुके हैं वो, जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये पूरी की पूरी अंतिम 15 थी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। ये हमारे 15 हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही 15 जब सेलेक्टर्स बैठेंगे तो यही 15 सामने निकल कर आएगी, क्योंकि ये 15 जो है आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देती है। इस 15 में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के बातचीत होगी, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया इस पूरी की पूरी चैट में, कि इन नामों पर बहस हो सकती है, और 1-2 नामों पर बहस बड़ी होगी, इसको भी तय मानिए। लेकिन फिलहाल ये 15 आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे। और आपकी क्या अंतिम 15 है? आप क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में किसको जगह मिलनी चाहिए? ये तो हमारी हुई, आपकी क्या राय है इसको लेकर कि वर्ल्ड कप स्क्वाड जो 15 स्क्वाड सेलेक्ट होगा उसमें किसको जगह देनी चाहिए? शायद आप लोगों का मानना हो कि रविंद्र जडेजा को जगह मिल सकती है, शायद आप कह रहे हो कि केएल राहुल को ले आइए, शायद आप कह रहे हो कि
किसी और ऐसे गेंदबाज को ले आइए जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो, या फिर आप कहें कि वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने गेंदबाजी की है, या विजय शंकर, क्योंकि द ग्रेट सुनील गावस्कर ने कहा है कि विजय शंकर को रखना चाहिए, वो भी एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। ये एक फॉर्च्यून है इंडिया का कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। एक समय पे ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी ऐसी कि अगर अपनी बी टीम को भी खिलाए तो वो कॉम्पिटिटिव रहती थी। तो इंडिया की ये स्ट्रेंथ है। आप लोगों की क्या अंतिम 15 है ये जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आप किन चेंजेस को देखना चाहते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दबाना है, नोटिफिकेशन बेल को बजाना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ अगर आपको चैट के अलावा कोई सुझाव देना है तो मैं लगातार ट्विटर हैंडल बताता ही हूँ, @रोहित जुगलान पर भेजिए या इंस्टाग्राम पर rohit.juglan पर भेजिए। आपके सारे सवाल, सारे सुझावों का जवाब दिया जाएगा और इंतजार करते रहेंगे इसी तरह से आपके सुझावों का। तो फिलहाल इस चैट में बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते अपनी अंतिम 15 बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।